नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़हॉलिक मंजरी में आप सबका स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर आप व्यालोक भाई को देख रहे हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है। पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बस इसलिए विशेष है ये आज एपिसोड। बात हम करेंगे बंगाल की। और स्वागत है भाई साहब आपका, मंच है आपका। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, आपको भी प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो बताइए बंगाल में क्या हो रहा है। और शुभेंदु अधिकारी कभी एक शिकायत कर रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है उनके सुर बदल गए हैं। और कुछ तो एरियाज ऐसे हैं जहां पे टीएमसी अपनी पकड़ बचा ले जाएगी। तो होने वाला क्या है, सब लोग बहुत उत्सुक हैं। नहीं, देखिए, होने वाले का तो हम लोग पिछले लगभग 1 महीने से और यूं तो 3 महीने से हम लोगों ने बंगाल के इलेक्शन को कवर किया है। और बीच में मैं गया भी था, मैं 2 बार कोलकाता और उसके आसपास, और जहां तक मैं जा सका, जितने भी 24 परगना, हुगली, या फिर मैं थोड़ा सा मुर्शिदाबाद वगैरह नहीं जा पाया, लेकिन ठीक ठाक बंगाल के हिस्सों को कवर किया मैंने 2 बार की अपनी यात्रा में, कुल मिला के 12-13 दिन। हमारे साथ के जितने लोग थे, चूंकि मैं लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो खबर मिल जाती है, लोग बता जाते हैं। तो बंगाल में धीरे धीरे परिवर्तन आया है। 3 महीने पहले जब हम लोग गए थे, ये बात मैंने कई बार कही है, तो कोई बोलने को तैयार नहीं था। हवा नहीं लग रही थी कि किधर जाएगी, लग रहा था कि सब कुछ उसी तरह, चुनाव बहुत ढीला जा रहा था। फिर 1 महीने पहले लगातार, चूंकि लोगों का एक भ्रम ये था कि भाजपा काम नहीं कर रही है या भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, ये सारे भ्रम टूटे। भाजपा ने समाज के हर एक वर्ग तक पहुंच बनाई। और मसला यहाँ भाजपा और तृणमूल वगैरह का था ही नहीं, मसला यहाँ एक राज्य के चुनाव का भी नहीं था, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। और इसीलिए बंगाल चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग भी 4 और राज्यों में चुनाव हैं, 2 छोटे 2 बड़े और राज्य हैं। तमिलनाडु जैसा बड़ा राज्य है, असम जैसा बड़ा राज्य है, असम की सारी समस्याएं वही हैं जो बंगाल की हैं। फिर भी बंगाल को हम लोग इसलिए इतना देख पा रहे हैं, और ये इतना देख रहे हैं क्योंकि असम में स्थितियां सुधर गई 10 साल पहले। बंगाल में वो स्थिति सुधरी नहीं। आप बंगाल उतरेंगे, कोलकाता, मतलब छोटे से छोटे शहर के रेलवे स्टेशन आप कम से कम देखेंगे तो वो साफ हो गए हैं। लेकिन कोलकाता में आप 5 स्टेशन जाएं, सियालदह जाएं, कोलकाता जाएं या हावड़ा जाएं, गंदगी का ढेर है। पूरे कोलकाता में झुग्गी चरम पर है, हर एक जगह। कितने भी पॉश इलाके में जाएं, कहीं भी होटल बिल्कुल पॉश है, उसके ठीक सामने सड़क पर पॉलीथीन में लपटे हुए लोग मिलेंगे आपको। जबकि ममता बनर्जी ने कोलकाता को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने के नाम पर वहां से खटालों को हटाया। खटाल में कौन लोग रहते हैं, गाय के दूध का या भैंस के दूध का व्यापार कौन लोग करते हैं, वो हम सभी जानते हैं। अमूमन वो हिंदू होते हैं, हिंदुओं में ग्वाले होते हैं, लेकिन अवैध घुसपैठियों को उन्होंने बढ़ाया। ये सारा कुछ हमें पता है। ये भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज का जो दिन है, तो उसके लिए यही कहा जा सकता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और तृणमूल ने जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम को हराया, कम्युनिस्टों को हराया, तो देखिए एक किताब है पार्थ चटर्जी की, उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया है। वैसे तो द्वैपायन भट्टाचार्य की वो किताब है, उन्होंने पार्थ चटर्जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है कि कम्युनिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने स्टेट का और पार्टी का डिफरेंस मिटा दिया। मतलब लोग पुलिस स्टेशन जाने की जगह पार्टी ऑफिस जाने लगे, लोग पंचायत भवन जाने की जगह पार्टी ऑफिस जाने लगे। और ममता बनर्जी ने इसको और एग्रेसिवली, क्योंकि एक तो उन्होंने जस का तस सारे के सारे कैडर्स को अपने में ले लिया, और एग्रेशन के साथ इसको किया। मतलब अब तृणमूल के कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, बंगाल के राज्य सरकार के और पार्टी वर्कर्स, इनका कोई डिफरेंस नहीं रहा है। और इसीलिए इस बार 3 चिकित्सकों को मिलकर चिकित्सा करनी पड़ी, जिनका नाम है
ईसी यानी चुनाव आयोग, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय बल। आप गौर कीजिए कि 3 लाख केंद्रीय बल अभी मौजूद हैं। 2,40,000 तो कंपनियों के हिसाब से ही है और उसके अलावा भी छिटपुट मिलाकर 3 लाख। इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की कहीं कभी किसी चुनाव में आपने नियुक्ति देखी है? नहीं देखी होगी। यहां तक कि कश्मीर के चुनाव में भी इतना नहीं होता है। और पोस्ट पोल वायलेंस की आशंका, जो इनपुट्स मिले हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उसको रोकने के लिए, पोस्ट पोल वायलेंस के लिए 70,000 जवान अभी वहां रहेंगे। तो आप सोचिए कि ये स्थिति कितनी भयावह है। आज भी अभिषेक बनर्जी ने, मैं शुभेंदु अधिकारी पर आऊंगा, उनके ट्वीट्स पर आऊंगा, लेकिन अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट भी हमको याद रखना चाहिए, जिसमें उसने निहायत बदतमीजी से ज्ञानेश कुमार जी को संबोधित किया है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। उसने कहा है कि डायमंड हार्बर में मेरा जो गणित है या मेरी जो कला है उससे तुम लोग नहीं जीत पाओगे, और फाल्ता का चुनाव अंततः कैंसिल करना पड़ा। वहां अब 21 मई को सभी बूथों पर पुनर्मतदान होगा। कल पुनर्मतदान हुआ था 17 बूथों पर। वो आप समझिए कि इतनी सुरक्षा के बावजूद, इतना चाक चौबंद होने के बाद, टीएमसी ने ईवीएम के सामने जहां भाजपा का निशान है वहां पर टेप चिपका दिए, कई ईवीएम्स को खराब किया। उसके बाद अभी शुभेंदु अधिकारी के 2 ट्वीट्स मैंने देखे हैं, उसमें एक में वो बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं बाकायदा, जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये आपने दिखा ही दिया कि किस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब वहां परमानेंट लोगों को, और ये कैसे इसकी इजाजत दी गई ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि एक गूगल शीट, स्प्रेडशीट बनाई जा रही है जिसमें चुनाव के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों को बाकायदा इनसे सारी सूचनाएं ली जा रही हैं। अब ये सूचनाएं क्यों ली जा रही हैं? और ये जिसने भी ये स्प्रेडशीट बनाया है उसका नाम इमरान अली है। अब इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ जाती है कि वो किसका वर्कर है, क्यों है, कैसे है, नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भाई दंगाइयों को आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, और ये एक सत्य है। अब ममता बनर्जी और उनके गुंडे क्या क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं कि वो एक माहौल बना रही हैं कि अगर जीती तो वो सबसे बड़ी विनर होंगी, उनको सबसे बड़ा हीरो बनाया जाएगा। अगर वो हारी तो जैसा कि उनके पालतू तथाकथित पत्रकारों ने, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, तथाकथित बंगाली साहित्यकारों ने, तथाकथित बंगाल के बाहर की इंटेलिजेंसिया ने जिस तरह से ममता बनर्जी की सुपारी लेकर भौंकना शुरू कर दिया है, मैं उसको बोलना नहीं कर रहा हूं, मैं जानबूझकर भौंकना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि वो इस तरह दिखा रहे हैं। कई लोग ये लिख रहे हैं कि बस इस युद्ध में सेना का इस्तेमाल नहीं हुआ वरना केंद्र सरकार ने तो सब किया। अरे आंख के अंधों, तुम लोग देख नहीं रहे हो कि किस तरह ममता बनर्जी ने पूरे सिस्टम को अब्यूज किया हुआ है, पूरे सिस्टम को बंधक बनाया हुआ है। अभिषेक बनर्जी की गालियां नहीं दिख रही हैं तुमको, शाइनी घोष की बकवास नहीं दिख रही है तुमको, महुआ मोइत्रा की अपमानजनक बातें नहीं दिख रही हैं तुमको, ममता बनर्जी खुद क्या बोल रही हैं या बोली हैं वो नहीं दिख रहा है। जबकि शुभेंदु अधिकारी की जो भाषा बदलने की आपने बात कही, तो उन्होंने एक मैच्योर नेता की तरह बयान दिया था कल कि भाई चुनाव हो गया, उसमें जितनी तलखी तुलसी होनी थी हो गई, अब हम लोग बंगाल के लिए बात करें, और जनता ने चूंकि अपना आदेश दे दिया है तो अब उसको लेके बात करेंगे। ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन की बात होती है। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने कभी गृह मंत्री के खिलाफ, कभी सीईसी के खिलाफ, कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इसको घर से खींचकर इसको बाकायदे इसकी मरम्मत की जानी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो स्वरूप है उसमें आपने देखा है कि पवन खेड़ा कुछ भी करता है और सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह देता है कि चलो ये पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो सकता है। उसी तरह
हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हेमंता ने नहीं कहा होता कि मैं पेड़ा बना दूंगा खेड़ा का या मैं इसको रेल दूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसा कहने का बहाना नहीं रहता। लेकिन इस देश में वाक स्वातंत्र या धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों चीजों की धारा एक तरफा चलती है। हर एक वाक स्वातंत्र हिंदू विरोध के लिए है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदू विरोध के लिए है, और धर्मनिरपेक्षता की सारी कीमत हिंदुओं को चुकानी है। वही बंगाल में अभी हम लोग देख रहे हैं। कल होना यह है कि कल तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, सरकार इस बार आमादा है और केंद्रीय बल भी तैनात है। अब ये लोग एक मुद्दा बना रहे हैं कि सीआरपीएफ ने लुंगी वालों को जाने से मना कर दिया, तो ये लोग बंगाल विरोधी हो गए। बंगाल का तो ड्रेस ही लुंगी है। कहाँ ड्रेस है लुंगी भाई? बांग्लादेश थोड़े ना है बंगाल, बांग्लादेश नहीं है बंगाल। धोती अगर कहोगे तो वो भी 70s के बाद खत्म हो गया है। धोती अब कौन पहनता है? कौन बंगाली पहनता है भाई? पैंट शर्ट लोग पहन रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि सीआरपीएफ ने कुछ लोगों को देख के आपत्ति जता के कहा कि तुम जाओ, तो उसके पास एक आधार होगा। सीआरपीएफ में हिंदी भाषियों को रखा। अरे भाई, सीआरपीएफ में वो चुन के थोड़े रखते हैं कि ये बंगाली है, ये असमिया है, ये फलाना है, ये चिलाना है। सीआरपीएफ सीआरपीएफ है, सीएपीएफ सीएपीएफ है, बीआरएफ बीआरएफ है। ये ऐसी बकवास, इतनी घटिया बातें ये लोग करते हैं। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार से मेरी जो हमेशा से शिकायत रही है पिछले 12 वर्षों से, और उससे पहले से मैं बोलता रहा हूं कि राष्ट्रवादी खेमे से मेरी जो शिकायत रही है कि आप नैरेटिव का खेल हारते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि अभी भी इन लोगों की बकवास लगातार चल रही है। जबकि हर एक व्यक्ति जानता है कि इनसे झूठा, इनसे मक्कार, इनसे घटिया तर्कणा शक्ति वाला कोई नहीं है। लेकिन आप इस बात को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? सारे सोशल मीडिया पर इनकी बकवास क्यों चलती रहती है? आपका आईटी सेल क्या कर रहा है? आपके नेता क्या कर रहे हैं? जिस तरह बंगाल में आपने अपने सभी मंत्रियों को उतारा, आपने कई राज्यों के नेताओं को लगाया, आपको सबसे ज्यादा तो ये नैरेटिव बिल्डिंग की, भाई ये तो पैसा बांट रहे हैं, इन्होंने संदेश खाली चला गया, आरजी कार चला गया, वो नहीं उठाएंगे। लेकिन आपको तो दिन रात इसको ढोल तमाशे के साथ बजाना चाहिए ना। तो बंगाल में होने वाला ये है कि कल गाजे बाजे के साथ ममता जी की विदाई हो रही है, और ये कितनी भी कोशिश कर लें, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। जी। बीरभूम में तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया, लोग ढोल ताशे के साथ आ गए हैं, भगवा लहरा रहा है। बंगाल में कह रहे हैं कि भगवा ब्लैक में बिक रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ये मतलब एक चुनाव परिणाम आपको पहले से दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, पहले से नहीं दिख रहे हैं। देखिए, बंगाल का चुनाव बहुत धीरे धीरे पका है, धीमी आंच पर पका है, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। क्योंकि 3 महीने पहले जब मैं बंगाल गया था, मैंने पहली यात्रा की थी बंगाल की जनवरी में, और तब यकीन मानिए कि 10 में से 10 लोग लगभग चुप रहे थे। हालांकि जो मोहम्मदन थे वो बोल रहे थे, जो टीएमसी वाले थे वो बोल रहे थे, भाजपा की तरफ से कोई नहीं बोल रहा था। एक आध कांग्रेस की तरफ से लोग मिल रहे थे, सीपीएम की तरफ से मिल रहे थे। लेकिन अभी जब मैं गया हूँ, ये 10 दिन पहले मैं लौटा था वहां से, जब मैं, पुंडीर सर, अवनीश जी, सब लोग एक साथ वहां इकट्ठा भी हो गए थे, कुछ ऐसा संयोग बना था, तब लोगों के मन में परिवर्तन आया था। और तब चूंकि लोगों ने देखा कि नहीं, इस बार सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, इस बार सरकार ने केंद्रीय बलों की इतनी संख्या में नियुक्ति की। और मैं बार बार जो कह रहा हूं ना कि 3 चिकित्सकों ने मिलकर, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी जो नकेल कसी रखी, हर एक दूसरे दिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती थी और एक थप्पड़ खा के वापस आती थी। अभी कल उनको एक जोरदार थप्पड़ लगा है, जब उन्होंने ये तक, अब इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्या होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट इसके लिए पहुंच रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को लेने से मना कर दिया। अरे आपके कर्मचारी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं भाई। उन्होंने तो, चुनाव आयोग ने तो पुलिस वालों को भी बूथ से अलग रखा, क्योंकि दे ऑल आर कॉम्प्रोमाइज्ड।
पिछले 50 वर्षों में बंगाल का ये हाल आपने बना दिया है कि केंद्रीय बलों की नियुक्ति छोड़िए जनाब, दूसरे उड़ीसा से, बिहार से जजों को लाना पड़ा, न्यायिक कार्य में नियुक्त लोगों को लगाना पड़ा एसआईआर के लिए। अब ये सारा कुछ क्या बताता है? वही बात कि आपने जब स्टेट और पार्टी का डिफरेंस मिटा दिया तो आप ये हल्ला नहीं कर सकते हैं, आप ये शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे कर्मचारियों को, और ऊपर से ये पूरी तरह चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है कि वह किसको चुनाव ड्यूटी देगा नहीं देगा, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों की आदत क्या है? चुनाव हारो तो सुप्रीम कोर्ट खराब, अगर कोई फैसला हमारे खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट खराब, अगर चुनाव हम हार गए तो ईवीएम खराब, चुनाव जीते तो ईवीएम नॉर्मल है। मतलब इतना दोगलापन, इतना दोहरापन और इतना घटियापन केवल और केवल भारत के विपक्ष में है। हमने इजराइल को भी देखा है, जहां बाकायदा युद्ध चल रहा है, पिछले 1.5-2 वर्षों से चल रहा है, और वहां का विपक्ष जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उसने नेतन्याहू के भाषण का बायकॉट किया, लेकिन जब विदेशी नेता यानी मोदी आए तो सारा का सारा विपक्ष आ गया, और उन्होंने, विपक्षी नेता ने यह भी कहा कि हमारी आपसे कोई बातचीत नहीं है, हम अपनी आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यही तो हमारे महाभारत में सिखाया गया है कि भाई वयम पंचाधिकम शतम। लेकिन यहाँ का विपक्ष क्या करता है कि जब जब भारत पर उंगली उठे ये जाके भारत विरोधियों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे चुनाव का दूसरा चरण का मतदान होना था और राहुल विंची जाकर कहां खड़ा हुआ? निकोबार में। उसके पहले उसकी मां एंटोनियो मायनो ने 3-3 बीघे का आलेख लिखा द हिंदू में, और बाकी अंग्रेजी दामे जिसके बारे में सीधे तौर पर कहा जाता है कि वो चाइना से ड्राफ्ट आता है और वो सीधे जाता है, बस उस पर सिग्नेचर एंटोनियो मायनो के रहते हैं। आपके पास 2.5 मोर्चे नहीं है भाई, मुझे लगता है कि आपके पास 3.5, 4, 5 न जाने कितने मोर्चे हैं, क्योंकि 2.5वां मोर्चा जो हमारे सीडीएस ने कहा था वो तो एक अलग मसला है, वो तो है ही, लेकिन ये जो विपक्षी दल लोकतंत्र की आड़ में कर रहे हैं, आप अचानक देखिए कि निकोबार को लेके अचानक ही पर्यावरण को लेके बड़े सारे विचारक आ गए हैं। कौन कौन विचारक हैं? 2 कौड़ी का कोई यूट्यूबर है जो बाहर से बैठ के एजेंडा चलाता है। और ये लोग कौन हैं? क्या ये पर्यावरणविद हैं? क्या ये वैज्ञानिक हैं? क्या ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं? नहीं। क्या ये पत्रकार भी हैं? नहीं। ये इनमें से कुछ भी नहीं है। उनमें से एक कोई जोकर है, एक कोई विदेशी बैठा हुआ है, एक कोई जोकर है, वो बाकायदा उसकी रोजी रोटी कॉमेडी से चलती है, और ये लोग इतना ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। और मजे की बात है कि इनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग राहुल विंची के पीछे आमादा हैं कि उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो दिक्कत राहुल विंची में नहीं है, दिक्कत इस देश के विपक्ष में नहीं है, दिक्कत कहीं ना कहीं हम सभी में है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास 2.5 नहीं, हमारे पास 3 या 3.5 मोर्चे हैं, और उनसे लड़ते हुए ये देश अगर अभी भी जीवित है, खड़ा है, और बंगाल जैसे नासूर का सफलतापूर्वक अगर कल ऑपरेशन हो जाता है तो यकीन मानिए कि ये सनातन ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव है। अन्यथा कोई दूसरा देश होता तो अब तक बिला चुका होता, वो जाके अंडमान में डूब गया होता या बंगाल की खाड़ी में डूब गया होता। ये देश बचा हुआ है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि यहाँ 10 में से 4 इसके नागरिक इस देश के टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है। जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, डेटॉल की सफाई के बाद जो एक कीड़ा छूट जाता है वो बाकी 99 को प्रजनन करके बराबर कर देता है। तो ये जो 4 तारीख को सफाई होगी, इसमें टीएमसी के लोग तो देखिए समाज में छुपने के लिए जाने जाते हैं। जब ऐसा कोई समय आता है तो वो समाज में मिक्स हो जाएंगे। हर एक के बिना के लिए कोई आपको सबूत भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या देखते हैं, बंगाल का फिर क्या होगा? क्योंकि
एक भय का माहौल तो दीदी ने बना रखा है, और टीएमसी सेंट्रल फोर्सेस के जाने का इंतजार कर रही है। नहीं 60,000। देखिए, भाजपा भाजपा के साथ एक खासियत ये है, आपको वो अग्रवाल याद है जो विष्णु में अ, विस्की में विष्णु बने और रम में बसे राम, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी का था, आया भाजपा में, कहाँ है आज? भाजपा के बारे में कहा जाता है कि 100-150 लोग कांग्रेस से आए, कहाँ हैं आजकल वो? हिमंता विश्व शर्मा से ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा सीधा बोलने वाला और ज्यादा हिंदूवादी मुझे तो नहीं लगता कि आज भाजपा में कोई दूसरा भी है। कहां से आए हिमंता? भाजपा का चरित्र ऐसा है कि, और इसको चलिए मैं कुछ देर के लिए वॉशिंग मशीन मान लेता हूं जैसा लोग कहते हैं, ये वॉशिंग मशीन ऐसी है कि इसमें जो कपड़ा आता है वो वॉशिंग मशीन के मुताबिक धुलता है, वो कपड़े के चरित्र से नहीं पहचाना जाता है। टीएमसी की पूरी कोशिश रहेगी बंगाल में आगजनी की, टीएमसी की पूरी कोशिश रहेगी, और अभी तक बंगाल का जो इतिहास है, बंगाल में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, बंगाल में सिंडिकेट क्यों चलता रहा? कांग्रेस के लोग सीधे आए सदल बल कम्युनिस्टों में, कम्युनिस्टों के पूरा का पूरा सिस्टम उठाया ममता बनर्जी ने, और अब जो राष्ट्रवादियों का डर है, जो आपका डर है कि भाई वही के वही लोग भाजपा में तो नहीं चले आएंगे, आएंगे, अब उसमें फिल्टरिंग करनी होगी, और ये भाजपा का काम है, ये भाजपा नेतृत्व का काम है। हमारा काम पत्रकारिता है, हम भाजपा को राजनीति नहीं सिखा सकते हैं। हमारा चूंकि राष्ट्रवाद कंसर्न है, इसलिए भी हम नाम लेकर या भाजपा के पक्ष में खड़े दिखते हैं, वरना मैं तो भाजपा का वो जो कॉल वाला, मिस्ड कॉल वाला होता है वो भी नहीं हूं, और मैंने कई बार कटुतम आलोचना भी की है, वो अलग मसला है। राजनीतिक तौर पर अभी इस देश में जो विकल्प है, जो राष्ट्रवादी विकल्प है, वो भाजपा है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। तो भाजपा को ऐसी फिल्टरिंग करनी होगी कि भैया, एक तो सबसे पहले आप मोहम्मडन्स को ये कीजिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब बेकार की बातें बंद कीजिए। जो भी फरहाद हाकिम के चेले चटुए जितने अंटू बंटू हैं, उन सबको सीधे तौर पर सीधा कीजिए। दूसरा, भाजपा को योगी आदित्यनाथ, हेमंता विश्व शर्मा, पुष्कर धामी, इन तीनों का घोल बना के एक नया नेता, शुभेंदु अधिकारी हो या जो भी हो, मुझे नहीं पता कि कौन बनेगा, उसके तौर पर प्रोजेक्ट करना होगा। अगर सॉफ्ट हैंडलिंग की भाजपा ने तो 2027 यूपी भी जाएगा, 2029 केंद्र भी जाएगा। सॉफ्ट हैंडलिंग बंगाल में नहीं चलेगी, क्योंकि जियो पॉलिटिकल मामले भी जुड़े हुए हैं। अभी वहां पर देखिए, ये बंगाल की खाड़ी से ही सारा मसला तय होगा, क्योंकि हॉर्मुज जल डमरू मध्य जब बंद हुआ या वहां जो चल रहा है, तो ऐसे ही अचानक मोदी जी को कोई सपना नहीं आया है कि 70,000 करोड़ लेके चलो भाई अंडमान में। जी नहीं, वहां मलक्का जल डमरू मध्य है, वहां पर गार्सिया उसका अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है। म्यांमार को जो चचा नेहरू ने गिफ्ट कर दिया था कोको आइलैंड, वो वहां से थोड़ी दूर पर है। श्रीलंका वहां से नजदीक है। ये सारी चीजें मिलकर भारतीय नौसेना की अगर हिंद महासागर में, अगर बंगाल की खाड़ी में, तमाम जगहों पर उपस्थिति रखनी है और अपने आप को मजबूत रखना है, तो वो जगह हमें बनानी होगी, और वो बन रही है। 1 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है अंडमान में, जिसको मोदी जीवा के राज में 1 किलोमीटर को उसको फिर 800 मीटर बढ़ाया गया है। आप सोचिए कि 1 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप कितना खतरनाक हो सकता है। अगर वहां अतिशय कुशल चालक ना हो तो वो विमान खड्डे में जाएंगे, और ये कांग्रेस सरकार ने किया था। कांग्रेस ने इस देश के साथ इतने जघन्य पाप किए हैं कि अभी भी इस देश में कांग्रेस नाम के रोग का, वायरस का कोई नाम लेवा है। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है। उन्होंने एक इंदिरा पॉइंट बना दिया, एक राजीव नगर बना दिया, और वैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट के महत्व के पॉइंट को उन्होंने अंडमान निकोबार को पूरा छोड़ दिया। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अभी वहां से, जनवरी में मैं वहां भी गया था।
बंगाल चुनाव की जब तैयारी शुरू की तो मैं सबसे पहले अंडमान निकोबार गया था, और मैंने वहां देखा है कि कितनी विपुल संपदा है, कितनी चीजें हैं, और इन सब के शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनजीटी उसको बाकायदा क्लियरेंस दे चुकी है। कहने का मतलब यह है कि कल सुबह एक नया अध्याय खुलने का इंतजार है, ममता बनर्जी की विदाई का इंतजार है, और बंगाल के स्वर्णिम भविष्य का सूरज निकले, इसी की आशा है। जी धन्यवाद भैया आपका। ग्राउंड से आकर के इतनी अच्छी चीज आपने बताई है, बहुत कुछ सीखने को मिला हम सबको। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय वंदे श्री राम। मातरम।